हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग को बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यानी कि वेबसाइट नियमन रूपरेखा पढ़ा रही थी। तो मैंने आप लोगों की कुछ वीडियोस अपलोड करी थी। जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें आप लोग को मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता अथवा अनुबंध करने के योग्य पक्षकार, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट और पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर आप लोग को कंप्लीट कराया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसमें सहमति होती क्या है, स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी, यानी कि कौन से ऐसे कंडीशंस होती हैं जब उनके अप्लाई होने पर या उनके लागू होने पर जो सहमति होती है वो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी ही लगेगी तो लाइक भी जल्दी से कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कि सहमति होती क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है हमें जानना कि सहमति होती क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे कि वो स्वतंत्र है या नहीं है, या बलपूर्वक ली गई है, या आगे जो भी कंडीशंस हैं पढ़ेंगे उसे हम। तो सबसे पहले सहमति क्या होती है। आपको पता ही होगा कि किसी भी तरह का ठहराव होने के लिए, किसी भी तरह का एग्रीमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि एक साइड से प्रपोजल रखा जाता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तब वो जा करके क्या बनता है, ठहराव बनता है, एग्रीमेंट बनता है। तो सहमति क्या होती है, जो इसके आपका भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें इसकी जो डिफिनेशन दी है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। Two or more persons are said to consent when they are agreed upon the same thing in the same sense। कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी एक ही बात पर और एक ही अर्थ में सहमत हों। एक ही अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कहना चाह रहे हैं वही सामने वाला व्यक्ति भी समझ रहा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक व्यक्ति है मोहन, दूसरा व्यक्ति है श्याम। मोहन के पास दो कार हैं, एक कार रेड कलर की, दूसरी ब्लू कलर की है। तो मोहन श्याम के सामने एक प्रस्ताव रख रहा है, प्रपोजल रखता है, मैं अपनी कार को आपको 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो वो जब आपसे कह रहा है, श्याम से कह रहा है, तो उसका मतलब है रेड कार को बेचना चाह रहा था, लेकिन श्याम ने क्या समझा कि वो अपनी ब्लू वाली कार को बेचना चाह रहा है, उसके लिए मेरे सामने प्रपोजल रख रहा है। तो उसने ब्लू कार का ध्यान में रख करके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब भी उन्होंने अनुबंध कर लिया, उसको कंसिडरेशन, जो उसका प्रतिफल था, एक दूसरे को एक्सचेंज करने लगे, देने लगे, तब वो देखता है कि वो ब्लू कार की जगह रेड कार देता है, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। यहाँ पे श्याम कहता है कि मैंने ब्लू कार के लिए आपसे जो प्रस्ताव था वो एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर प्रस्ताव क्या हो जाता है, पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जो उनका अर्थ था, उनका सेंस था, वो सेम नहीं था। तो यही कहने का मतलब है कि जो सेंस होता है वो सेम होना चाहिए, तभी सहमति मानी जाती है। अगर अर्थ सेम नहीं होगा तो ठहराव क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो ये हो जाती है सहमति। अब समझ लेते हैं कि स्वतंत्र सहमति क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन जो दी गई है भारतीय अनुबंध अधिनियम में, तो कहा गया है सहमति केवल उसी दशा में स्वतंत्र कही जा सकती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रदान न की गई हो। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाई। पहला है उत्पीड़न, सेकंड हो जाएगा अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट आ जाएगा कपट, फ्रॉड, उसके बाद आ जाता है मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर आ जाता है गलती, मिस्टेक। तो ये 5 दे रखी हैं कंडीशंस या 5 कारण दे रखे हैं जिनके होने पर जो सहमति होगी वो स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। अगर उत्पीड़न के द्वारा ली गई है, अनुचित प्रभाव से ली गई है, कपट से ली गई है, मिथ्या वर्णन से ली गई या फिर गलती से ली गई है, तो ये अगर 5 कारण वहाँ पर लागू हो रहे हैं तो स्वतंत्र सहमति स्वतंत्र नहीं है। तो आइए हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये 5 कारण क्या हैं या इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो आ जाएगा आपका उत्पीड़न या फिर बल प्रयोग आ जाता है। तो उत्पीड़न या फिर बल प्रयोग होता क्या है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर नॉर्मली हम इसे समझें तो कोई दबाव डालकर, किसी तरह का डर दिखा करके जो स्वीकृति ली जा रही होती है तो वो हो जाएगी आपकी उत्पीड़न या बल प्रयोग। जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें जो इसकी डिफिनेशन दी गई है कि एक ठहराव उत्पीड़न द्वारा समझा जाएगा जबकि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव के वास्ते विवश करने के लिए भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कोई ऐसा कार्य करता है या करने की धमकी देता है या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेता है या रोक लेने की धमकी देता है। यानी कि जो हमारा इंडियन लॉ है, जो कोई भी कार्य वर्जित जिसको कह रहा है कि कार्य आप नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते, किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते, या उसकी संपत्ति को, किसी एसेट को आप जबरदस्ती अपने पास रोक कर रख लेना जिससे कि उसको धमकी देना, ये सब कार्य आप नहीं कर सकते। अगर इस तरह के कार्य करके आपने उसकी स्वीकृति ली है, उसकी सहमति ली है, तो वो क्या हो जाएगी, उत्पीड़न से या बल का प्रयोग करके स्वीकृति मानी जाएगी। तो इसके लक्षण क्या हो जाते हैं या फिर तत्व क्या होते हैं,
भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कार्य करना, टू एक्ट अगेंस्ट आईपीसी, यानी कि इंडियन पैनल कोड जो है उसकी जो भी कार्य बताए हैं उसने कि वर्जित हैं, उनमें से कोई कार्य करे, वो कौन से कार्य हो जाते हैं? हत्या की धमकी देना है, अपहरण करना है या उसकी धमकी देना, डकैती डालना या डकैती की धमकी देना, आत्महत्या करना या आत्महत्या की धमकी देना, भय दिखाना, ये सारे कार्य जो हैं वो भारतीय दंड विधान जो है आईपीसी ने क्या किए हैं? वर्जित कहे हैं। तो इनका प्रयोग करके अगर किसी तरह की स्वीकृति ली जा रही है तो फिर वो स्वीकृति क्या हो जाएगी? स्वतंत्र नहीं मानी जाती। नेक्स्ट आ जाएगा अवैध रूप से संपत्ति रोकना, रिटेन द प्रॉपर्टी इलीगली, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को रोके रखना अवैध रूप से या रोके रखने की धमकी देना, तो वो भी क्या होता है? उत्पीड़न होगा। उत्पीड़न का उद्देश्य दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना, यानी कि उत्पीड़न किया ही इसलिए जा रहा है जिससे कि सहमति को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट आ जाएगा उत्पीड़न का स्थान। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता हो, या नहीं भी लागू होगा तो भी वहाँ पर अगर आप इस तरह से सहमति ले रहे हैं तो वो स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आएगा उत्पीड़न का प्रयोग, यानी कि उत्पीड़न का प्रयोग अगर किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा भी कराया जा रहा है जो थर्ड पार्टी है तो भी वहाँ पर क्या होगा? जो स्वीकृति होगी वो स्वतंत्र नहीं मानी जाती। फिर आ जाता है कुछ धमकियां उत्पीड़न नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे मकान मालिक होता है तो अगर किसी ने किराया नहीं दिया है तो किराएदार को धमकी दे रहा है कि आपको घर से निकाल देंगे या उसको नोटिस दे रहा है किसी तरह का, तो वो उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है उत्पीड़न की विद्यमानता। तो उत्पीड़न की विद्यमानता केवल उसी समय मानी जाती है जबकि दूसरा जो पक्षकार होगा ने अपनी सहमति वास्तविक रूप से दे दी गई हो या प्रभावित हुआ हो उससे। तो ये हो जाते हैं कुछ तत्व, एलिमेंट्स या फिर लक्षण जिससे कि उत्पीड़न माना जाता है कि यहाँ पर उत्पीड़न हुआ है या फिर नहीं हुआ। फिर आ जाता है उत्पीड़न का प्रभाव कि उसका प्रभाव क्या होता है। तो उसका प्रभाव में आपका जो ठहराव होगा वो व्यर्थनीय हो जाना। एग्रीमेंट इज वाइडेबल, जिस पक्षकार की सहमति जो होगी उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की जाएगी तो अगर वो पक्षकार चाहे तो उस ठहराव को व्यर्थनीय करवा सकता है। फिर आ जाता है कि व्यर्थनीय का आपको याद ही होगा डेफिनेशन यही होती है कि एक पक्षकार जो है वो चाह रहा है अनुबंध करना, ठहराव करना, लेकिन दूसरा पक्षकार की इच्छा पर क्या हो जाता है? वो व्यर्थनीय हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यास्थापन, रिस्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उत्पीड़न होगा उसके कारण यदि किसी व्यक्ति ने या किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति या धन दिया होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि अनुबंध के व्यर्थ घोषित होने पर वो संपत्ति या धनराशि एक दूसरे को वापस करनी होती है। यानी कि अगर कोई भी जो भी अनुबंध किया गया है उसमें कोई भी चीज़ एक दूसरे को एक्सचेंज करी गई है लेकिन वो उत्पीड़न से ली गई थी सहमति, तो वहाँ पर जो भी चीज़ आपने ली होगी या दूसरे व्यक्ति को दी होगी तो वो आपको वापस करनी होगी। फिर आ जाता है अनुबंध को रद्द या निरस्त करना, टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जो उत्पीड़न के द्वारा ली गई सहमति से बना होता है तो वो अनुबंध रद्द हो जाता है या फिर निरस्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा उत्पीड़न का प्रभाव। मतलब कहने का वही है कि अगर इस तरह से स्वीकृति ली जाएगी तो उस तरह का जो अनुबंध होगा वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा या फिर निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे उत्पीड़न हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनुचित प्रभाव क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो अनुचित प्रभाव क्या होता है, तो इसके संबंध में जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें कहा गया है कि कोई अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित कहा जाता है जबकि पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हो कि उनमें से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और अनुचित लाभ पाने के लिए दूसरे पक्षकार पर उस स्थिति का वास्तव में प्रयोग किया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि तब माना जाएगा कि अनुचित प्रभाव के द्वारा स्वीकृति ली गई है जबकि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अपना कोई प्रभुत्व रखता है, अथॉरिटी रखता है, या ये कह सकते हैं कि दूसरा पक्षकार उसके अंडर में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि नियोक्ता एजेंट जो एम्प्लॉयर है जो कि हायर कर रहा है और आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या होगा? वो आप पर दबाव डालकर या अनुचित प्रभाव के द्वारा आपसे सहमति ले सकता है। ऋणदाता या परेशान ऋणी है कि कोई ऋणदाता जो कि दे रहा है और दूसरा व्यक्ति लेने वाला है तो मनचाहा वो क्या करता है? इंटरेस्ट रेट थोप सकता है, उसको चाहिए क्योंकि लोन ऋण चाहिए है इस वजह से वो ले भी लेगा, तो वो हो जाता है अनुचित प्रभाव। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relation between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसने वो एडवांटेज लिया हो यानी कि उसका यूज़ करके ही उसने सहमति ली हो, तब माना जाएगा अनुचित प्रभाव। अब आ जाते हैं अनुचित प्रभाव की स्थिति। ये समझना कि कब माना जाएगा कि पोजीशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। पहला आ जाएगा इसमें दूसरे पक्षकार पर प्रभुसत्ता प्राप्त होना, डोमिनेटिंग पोजीशन, कि दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार जो होगा ऐसी पोजीशन पर, ऐसी स्थिति पर हो कि दूसरे वाले व्यक्ति को उसके अंडर में हो या उस पर अथॉरिटी रखता हो। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि नियोक्ता और जो उसका साथ में एजेंट होगा वो व्यक्ति,
नेक्स्ट आ जाएगा विश्वासित संबंधों का होना। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जब पक्षकारों के बीच जो संबंध होते हैं विश्वासित होते हैं, एक दूसरे पर वो भरोसा रखते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर और पेशेंट होता है, या कहें जो लॉयर होगा वकील होता है और उसका जो मुवक्किल होता है, तो दोनों के बीच आपस में क्या होता है, एक विश्वासित संबंधी तो होता है कि आपने केस सामने वाले जो वकील थे, एडवोकेट थे, उनको दिया तो आपको ये यकीन है कि हाँ वो केस आपको जितवा ही देंगे या आप जीत जाएंगे क्योंकि आपने ऐसा वकील को हायर किया है, वो चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा मानसिक व्यथा, मेंटल स्ट्रेस, ऐसी सिचुएशन जहां अनुबंध से संबंधित जो एक पक्षकार होगा उसकी मानसिक स्थिति अधिक आयु या बीमारी या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण ठीक नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर और मरीज, जो पेशेंट होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है और जो डॉक्टर होगा वो उसको जो भी सजेस्ट करता है कि ये आपके लिए बेटर है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मान लेते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया होता है। तो ये सारी सिचुएशन क्या हो जाती हैं कि इसमें एक पक्षकार जो होगा, एक पार्टी जो होगी वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है, उसके हाथ में अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि अनुचित प्रभाव के लक्षण, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो जो इसमें पहला होता है तो उसके लिए यही सिचुएशन है कि जो एक पक्षकार होना चाहिए वो कोई पुरुषसत्ता रखता हो, वो कोई अथॉरिटी रखता हो या ऐसी पोजीशन में हो दूसरा पक्षकार जो है वो उसके अंडर में है। नेक्स्ट आ जाएगा जो इसकी लक्षण होगा कि इच्छा प्रभावित करने वाले पक्षकार ने वास्तव में इच्छा को प्रभावित किया है, यानी कि जो एक पक्षकार जो अथॉरिटी रख रहा था उसने वास्तव में उसका यूज करके सामने वाले व्यक्ति से सहमति ली हो। नेक्स्ट आ जाता है परस्पर संबंधों का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाना, कि आपस के जो भी संबंध थे उसका उसने प्रयोग किया है उस लाभ को लेने के लिए, या फिर उस जो भी ठहराव या अनुबंध किया था उससे जो प्रॉफिट होना था उस ज़्यादा प्रॉफिट को लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा अनुचित प्रभाव द्वारा ही अनुबंध का निर्माण हुआ हो, जो भी अनुबंध बना है वो उसी कारण से बना हो क्योंकि अनुचित प्रभाव था, इस वजह से सहमति ली गई थी, ठहराव हुआ था और अनुबंध हुआ था। नेक्स्ट आ जाएगा केवल अनुबंध से संबंधित पक्षकार को ही अनुचित प्रभाव के प्रश्न को उठाने का अधिकार है, अन्य किसी तीसरे पक्षकार को नहीं। यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है जिसका अनुचित प्रभाव के कारण जिसका नुकसान हुआ है, जिसने जो भी मतलब लिया था, अनुबंध किया था, उसका किसी तरह की हानि हुई थी क्योंकि अनुचित रूप से प्रभावित था वो व्यक्ति, वो कुछ बोल नहीं पाया, उसने एक्सेप्ट कर लिया जिससे उसका कुछ नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो जिस वजह से वही पक्षकार क्या होगा, जो अनुबंध है उसको व्यर्थ घोषित करवा सकता है, कोई तीसरा पक्षकार नहीं। तो ये हो जाते हैं वो लक्षण या विशेषताएं जो अनुचित प्रभाव में होती हैं। तो अनुचित प्रभाव से हमारा अनुबंध तो हो गया, तो उसका कुछ प्रभाव भी होगा, कुछ उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अनुचित प्रभाव से क्या होते हैं। पहले तो क्या वही हो जाएगा कि अनुबंध का व्यर्थ नहीं होना, वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जितने भी पांचों आपके दे रखे थे कारण या कॉजेज, तो इन पांचों ही कंडीशन में क्या होता है, अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाता है क्योंकि जो सहमति होती है वो स्वतंत्र नहीं होती। तो यहाँ पर जो अनुबंध होगा वो पक्षकार की इच्छा पर अनुचित प्रभाव द्वारा जिसकी स्वीकृति ली गई थी, तो वहाँ पर उसकी इच्छा पर क्या होगा, अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, निरस्त किया जाना, रजिस्ट्रेशन बाय द कोर्ट। तो अगर इस तरह से सहमति ली जाएगी तो कोर्ट क्या करता है, इसे निरस्त कर देता है, रद्द कर देता है इस तरह के अनुबंध को। तो ये हो जाता है अनुचित प्रभाव का प्रभाव। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो सहमति होती है वो स्वतंत्र कब मानी जाती है या स्वतंत्र सहमति होती क्या है, साथ ही वो कंडीशन जिसमें सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती। तो हमने इसकी दो कंडीशन यहाँ पर पढ़ी हैं। एक कौन सी पढ़ी थी, पहली हो जाएगी हमारी उत्पीड़न या फिर बलपूर्वक सहमति लेना। दूसरी हमने पढ़ी है अनुचित प्रभाव की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कपट या धोखा क्या है, मिथ्या वर्णन क्या है या फिर गलती क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और साथ ही ये किस तरह से स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी और तरह की और सब्जेक्ट पर वीडियो चाह रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।